आपसे पूछा गया है कि परफेक्ट नंबर क्या होगा। परफेक्ट नंबर ही नहीं पता कई लोगों को। परफेक्ट नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, एक परफेक्ट नंबर क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके डिवाइजर, यानी कि जिसके प्रॉपर डिवाइजरों का सम, वह संख्या आपकी परफेक्ट नंबर होगी जिसके प्रॉपर डिवाइजर यानी कि उचित भाजक का जो सम होगा वह उस संख्या के इक्वल हो। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं 28, तो हम सबसे सबसे बड़ी चीज क्या है? एक अंक की, एक डिजिट की परफेक्ट नंबर कौन सी है? एक डिजिट की परफेक्ट नंबर कौन सी है? 6 है। 6 आपकी एक परफेक्ट नंबर है। बोले सर क्यों है परफेक्ट नंबर? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर 6 के आप टुकड़े करोगे, 6 के आप क्या करोगे? टुकड़े करोगे, तो 6 का टुकड़ा कितना हो जाएगा? एक, एक फैक्टर तो एक बनेगा, एक फैक्टर दो बनेगा और एक फैक्टर तीन बनेगा। तो प्रॉपर फैक्टर वही फैक्टर होते हैं जो कि आपके लिए खुद को ना लें, तो यही आपके प्रॉपर फैक्टर हो गए। और इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है? 6 ही आ रहा है ना, तो यह आपकी क्या है? एक परफेक्ट संख्या है। ठीक है, तो 6 आपकी क्या है? सबसे छोटी परफेक्ट संख्या है जिसे हम एक डिजिट की बोलते हैं। और 28 आपकी क्या है? 2 डिजिट की परफेक्ट संख्या है। 2 डिजिट परफेक्ट नंबर कौन सी है? 28 है, मैंने अपने नोट्स में भी लिखाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और 3 डिजिट की किसी को याद है क्या? 496। हाँ, क्या है बताओ? बताओ बताओ बताओ। और 4 डिजिट की याद है क्या? 81। 4 डिजिट की, चलो 8128। ठीक है, 8128। ध्यान रखना इन चीजों को, है ना, ये मैंने लिखाई हुई है आपको, और ये सब मैंने बताया भी हुआ है कि एक 80 सेंटीमीटर आपके डायमीटर का एक बेलन है, बेलनाकार बर्तन है, कुछ पानी से भरा हुआ है। अब 60 सेंटीमीटर के व्यास का एक गोला उसमें डुबुक किया जाता है, डाला जाता है, पानी ऊपर उठ जाएगा। तो 60 सेंटीमीटर के व्यास का जो गोला है वह बेलन में जा रहा है, तो बेलन का आयतन कितना होगा? पाए आर स्क्वायर, यानी कि 40 का स्क्वायर, क्योंकि 80 है ना डायमीटर, एच, जो कि स्तर ऊपर उठेगा वह किसके बराबर होगा? जो आयतन गोले ने घेरा है, 4/3 पाए आर क्यूब। बस सॉल्व कर लो। तो आपका पाए से पाए कट गया, 20 से कट गया ये 2 बार, 20 से कट गया ये 2 बार, 2 दूनी 4 से कट गया 4। तो आंसर कितना निकल कर आ जाएगा? ऊंचाई बराबर आपका निकल कर आने वाला है 20/3। कोई गड़बड़ हो गया? ओह सॉरी, 30 होगा, है ना। मैंने 40 का 20 कर दिया ना। चलो, इसका क्या होगा? 30 होगा। तो काटा पीटी गलत हुई है, तो थोड़ा सा दोबारा से लिख देते हैं, ज्यादा बेटर लगेगा। कि भाई मैं दोबारा से कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ, फिर अगर अब मिट ही गया है तो कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। कि भाई अगर एक एक आपके सामने एक बेलनाकार बर्तन है, अब इस बेलनाकार बर्तन में आप क्या कर रहे हो? इस बेलनाकार बर्तन में आप कोई गोला डाल रहे हो। अब डालते हो ना, जैसे बचपन में आप बॉल डालते थे, तो बचपन में जो पानी भरा रहता था शांति से, तो आपका वो पानी ऊपर उठ के निकलने भी लग जाता था कई बार, और यहां तक भी आ जाता था। तो जितना आपकी हाइट में चेंज होगा, और वही चेंज आपको निकालना है, यही तो चेंज होने वाला है, हाइट चेंज। तो वह कैसे आएगा? देखिए, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर की वैल्यू 40 इंटू 40 हो जाएगी क्योंकि व्यास है, और एच आपको निकालना है, वो किसके बराबर होगा? पाए, मैंने यहाँ पर 4/3 करना है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 30 इंटू 30 इंटू 30। तो आप सभी का आंसर आ रहा है, काफी अच्छा लग रहा है देखकर डियर। तो यहाँ पाई से आपने पाई काट दिया, और 4 से काट दिया ये 10 बार, 0 से काट दिया आपने 0, 3 से काट दिया आपने 3, और ये 10 से काट दिया आपने 10। तो ये कितना निकल कर आया? 3 बार। अभी भी कुछ गड़बड़ हो गई क्या? आ गए, सही है। तो ये हो जाएगा 30 या 90/4, 22.5। अगला प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी आपका 3/4, 5/12 और 11/18 और 17/24। इसका अब आरोही क्रम निकालना है, यानी कि छोटे से बड़ा, है ना। आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। तो क्या करेंगे सर? 3/4 को लिखेंगे
5/12 को लिखेंगे, 11/18 को लिखेंगे और 17/24 को लिखेंगे। यहां पर आपके सामने आया 1, यहां पर आपके सामने आया कितना 7, यहां पर आपके सामने आया कितना 7, और यहां पर आपके सामने कितना आया, ये कितना हो रहा है 7, और आई थिंक ये हो जाएगा अपने पास, ये भी 7 ही हो रहा है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 7। एलसीएम अगर आपका 7 आ गया तो 1 का भाग अगर आप 7 में दोगे तो 7 बार जा रहा है, तो न्यूमरेटर से गुणा करना है बस। तो ये हो गया 21, ये होगा 5, ये खुद होगा 11 और ये होगा 17। सिंपल प्रोसेस है। अब आपको अवरोही क्रम देखना है, तो अगर मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो सबसे छोटा कौन है भैया, सबसे छोटा बी सर, यानी कि 5/12। तो 5/12 से शुरुआत होने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, तो वही आपका राइट आंसर होगा। आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, सर बी सबसे छोटा है, उसके बाद में आपका सी आएगा यानी कि 11/18 आएगा, आ गया, फिर उसके बाद आपका डी आएगा यानी कि 17/24 आएगा, और फिर सबसे बड़ा 3/4। अच्छा लगा डियर, क्लियर कर पा रहे हो ना? तो ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे, तो तैयार रहिएगा कल शिफ्ट वाले। सर बोला गया है कि एक त्रिभुज बनाइए पहले, मैंने कहा लो भैया त्रिभुज बना दिया। अब परिकेंद्र के बारे में पता होना चाहिए मेरे दोस्तों को, तब जाके मामला सेट कर पाओगे आप। हाँ सर करते हैं चलो। तो मैंने बोला कि यार ए बी सी मेरा एक त्रिभुज है जिसमें आपका क्या है, ओ एक परिकेंद्र है। अब ओ अगर परिकेंद्र है तो हम जानते हैं कि परिकेंद्र वही वाली बात दर्शाता है कि यार ठीक है 2θ वाली बात। तो यहां पर आपका ये ओ है तो बीओसी आपका दे दिया 125। अगर बीओसी 125 है तो आपका क्या पूछा गया है, एसीबी कितना होगा, यानी कि आपसे पूछा गया है ये वाला एंगल कितना होगा। तो ठीक है करते हैं कोशिश, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाएंगे। तो ये एंगल पूछा गया है और ओएसी ये एंगल आपको दे दिया गया है, ओएसी ये वाला एंगल 37। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग समझदार हो और आप दिखते भी समझदार हो सब। आपको समझना होगा कि कॉन्सेप्ट क्या वर्क कर रहा है इसके पीछे। बोले सर बिल्कुल समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश करिए। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि यहां पर आपके सामने अगर ये 125 है तो ये ऊपर वाला एंगल कितना होगा, पूरा 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 एंगल कितना हो जाएगा बताओ। तो सर ये तो 62.5 हो जाएगा, ये पूरा एंगल की बात कर रहा हूं, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये 62.5 हो जाने वाला है, हो जाने वाला है ना। तो आपको जानकर के काफी अच्छा लगने वाला है कि यार ये अगर 62.5 हो गया तो हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट स्थिति हो गई कि जो 37 है इसमें आपका 27.5 और जुड़ जाए तो पूरा एंगल बन जाएगा क्या। अरे दिक्कत आ रही है क्या, आ तो रही लगी है मेरे को, दोबारा बताना पड़ेगा शायद, दिक्कत आती है। नए बच्चों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। बड़ा बनाता हूं थोड़ा है ना, चुपचाप देख लो आप सामने, कमेंट नहीं करेगा कोई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आएगा परिकेंद्र पर, ध्यान रखिए। आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर ये एक त्रिभुज का परिकेंद्र है तो परिकेंद्र O अगर है तो BOC, यानी कि अगर मैं इसको बोल देता हूं ये A है, ये B है, ये C है। अब मैं बड़ा बनाऊंगा ना तो आपको अपने आप दिख जाएगा सब कुछ। ये B बना दिया, ये O बना दिया, ठीक है। और आपसे OAC पूछा गया है तो ये लो OAC। अब आप मेरी बात को सुनना बस गौर से और आप आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। आप मुझे बताइए कि अगर ये सरकम सेंटर है और आपका ये एंगल 125 डिग्री दे रखा है तो आप क्या निकाल सकते हैं, क्या आप निकाल सकते हैं यहां पर ये वाला एंगल आपका अगर दे रखा है 37, तो आप मुझे बताइए कि आपके सामने OCB ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा, क्योंकि ये तो बराबर है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल निकाल सकते हो क्या। हाँ क्योंकि अगर ये 125 है तो आपकी रेडियस तो बराबर होगी ना, ये आपस में बराबर है। सर OB बराबर OC बराबर OA है, कारण बताओ क्यों है, OB बराबर OC बराबर OA है, कारण है परित्रिज्या। क्या परित्रिज्या, ये तो रेडियस है ना, क्योंकि परिकेंद्र होगा तो रेडियस तो बराबर ही होगी भैया। अब रेडियस बराबर है तो इसके सामने का कोण आपका x हो गया, इसके सामने का कोण भी आपका x हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 125 अगर ये है तो बचा हुआ भाग 55, तो 55 का आधा 27.5,
और 27.5। मेरे प्यारे विद्यार्थियों को यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं आ रही ना? नहीं सर। तो अब मुझे बताओ क्या ये और ये बराबर है? हाँ, तो इसके सामने अगर 37 है तो इसके सामने कितना होगा? 37 होगा। तो आपका राइट आंसर कितना आ गया? 37 प्लस 27.5, 64.5। बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीजें आपको सिखा रहा हूं और पेपर में यही चीजें पूछी जाएंगी आपके लिए।